दोस्तों तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सफर के लिए। आप देख रहे हैं कायदे एक्सप्लेनर्स, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिमाग हिला देंगी। सोचो अगर किस्मत आपको एक और मौका दे तो क्या आप दुनिया बदल दोगे? चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। टिएन रेन गे रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्लीन ट्रेनिंग रूम की हवा ठंडी और ड्राई थी। लिंजी चेन और सॉन्ग युआन एक दूसरे के सामने सॉफ्ट व्हाइट मैट पर खड़े थे, एक टफ स्पारिंग के लिए रेडी हो रहे थे। वेंटिलेशन सिस्टम की हल्की आवाज बैकग्राउंड में गूंज रही थी। युआन ने सिर झुकाया, उसकी गहरी आंखें उसको जज कर रही थीं। उसने उसकी तैयारी के बारे में पूछा, उसकी आवाज़ प्रोफेशनल और सही थी। फिर उसने उसको बोला कि पहले वो अटैक शुरू करे। उसने समझाया ये तरीका उसकी रॉ, बिना पॉलिश की हुई पावर को चेक करने के लिए था। उसने एक हल्का डिफेंसिव पोज लिया, उसका वेट उसके पक्के स्टैंस में रुक गया। उसने उसको अटैक करने का खुला इन्विटेशन दिया। लिंजिचिन धोखा देने वाली स्पीड से चला। वो झट से डिस्टेंस कवर कर गया और एक तगड़ा तेज हाई किक मारी। उसका इम्पैक्ट सॉन्ग युआन की हड्डियों में गूंज उठा। ये एक बहरहम चौंकाने वाला प्रेशर था जिसने उसे चिकने सिंथेटिक मैट पर कई फीट पीछे धकेल दिया। उसके ट्रेनिंग शूज के सोल्स उस घिसाव से एक पल के लिए जल गए। उसके अंदर गहरे इंटरनल शॉक की एक लहर दौड़ गई। फिजिकल मेहनत के बावजूद उसका खून ठंडा हो गया। उसमें जितनी ताकत होनी चाहिए उससे ज्यादा है, उसने तुरंत फील किया। हालांकि उसने सिर्फ पहला स्किन टेम्परिंग स्टेज, एक शुरुआती स्टेज ही पूरा किया था। उसकी रॉ शक्ति उसको तेज फैलता हुआ फिजिकल दर्द देने के लिए काफ़ी थी, जबकि वो खुद दूसरे मसल टेम्परिंग स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उसकी ये इतनी बड़ी अनबैलेंस्ड कैपेसिटी अजीब लग रही थी और उसके मन में सच्ची चिंता थी कि वो जल्दी ही उसकी एबिलिटीज़ को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगा। फिर भी सॉन्ग युआन ने डिसाइड किया कि जब तक उसके पास फ़ायदा है, अपनी सीनियरिटी और रैंक दिखाना बहुत ज़रूरी है। अपने गले में तेज मेटल जैसा चुभता हुआ दर्द छुपाने की कोशिश करते हुए उसने एक पेनफुल फटी हुई खांसी को दबाया और तुरंत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का दिखावा किया। फिर उसने लिंजिचिन को डांटा। उसकी आवाज़ उसके पिछले ब्लो पर नकली गुस्से से तेज थी। उसने सिखाया कि वजह यह थी कि उसने ज़रूरी स्पॉट पर निशाना नहीं लगाया। इस बेसिक सच्चाई पर जोर दिया कि असली लड़ाई सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं बल्कि जीने का मामला होती है। उसका क्लियर लेकिन ध्यान से छुपाया हुआ दर्द देखकर लिंजिचिन ने पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस फेस बनाए रखा, उसकी क्रिटिसिज्म में पूरा साथ दिया और उसके टेक्निकल पॉइंट को छोटे से सिर हिलाकर एक्सेप्ट किया। अपने शांत ऑथोरिटेटिव बिहेवियर को वापस पाकर सॉन्ग युआन ने फॉर्मली उनके ऑफिशियल लड़ाई शुरू होने की घोषणा की। उसने सीधी चुनौती दी। अब उसकी सांस थोड़ी तेज चल रही थी। क्या वो उसके खिलाफ 5 पूरे मिनट की लड़ाई झेल सकता था? जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके होठों से एक हल्की ग्राउल निकली। लिंजिचिन ने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके पावरफुल अटैक को रोकने के लिए अच्छी ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ा। मैट के बीच में एक भयानक और तेज लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें बिजली की स्पीड से वार हुए। पंचेस रिस्ट से टकराए, किक्स शिन्स पर लगे। लिंजिचिन ने फोकस्ड पंचेस की एक लगातार बौछार शुरू की, अपनी नई मिली हुई सारी शक्ति का यूज किया, जिससे सॉन्ग युआन को अटैक करने का दिखावा छोड़ना पड़ा और सिर्फ एक हालात बिगड़ने वाली तेज डिफेंस पर फोकस करना पड़ा। अंदर ही अंदर हलचल मच गई। उसके पेट में एक ठंडा डर बैठ गया, क्योंकि उसने पहचाना कि अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज करने के बावजूद वो हर एक वार का उतनी ही बहरहम ताकत से जवाब दे रहा था। रियल हार की पॉसिबिलिटी एक काले साए की तरह मंडराने लगी। जैसे ही लड़ाई चलती रही, लिंजिचिन ने डिसाइड किया कि इसे जल्दी खत्म करने का टाइम आ गया है। उसकी रिस्पेक्ट बचाने और उसके मेंटल टूटने को रोकने के लिए एक सोच समझकर उठाया गया स्टेप। उसने डिसाइड किया कि जब सॉन्ग युआन नेक्स्ट पंच मारेगी तो वो हारने की एक्टिंग करेगा। पहले से डिसाइड किया गया वार उसके शोल्डर पर जोर से लगा। उसने एक्टिंग करते हुए अपनी बॉडी पीछे फेंका, पूरी तरह से हार मान लेने की एक्टिंग की और तेज आवाज के साथ मैट पर गिर गया, जिसकी गूंज शांत रूम में हल्की सी सुनाई दी। उसको खड़ा करते हुए सॉन्ग युआन ने जबरदस्ती स्माइल दी और उसकी क्लियर एबिलिटी की तारीफ की। फिर भी अंदर से वो हल्के से कांप रही थी। चिंता से उसकी स्किन ठंडी थी। उसे गहरी टेंशन के साथ एक एहसास हुआ। उसने ये छोटी नकली जीत हासिल करने के लिए अपनी टोटल हिडन शक्ति का लगभग 90% खर्च कर दिया था। उसकी बड़ी चिंता कंफर्म हो गई कि 12 महीनों के अंदर वो किसी भी लेवल पर उसके साथ लड़ाई करने में पूरी तरह से इनकेपेबल हो जाएगी। लड़ाई के टॉपिक से हटकर सॉन्ग युआन ने कहा कि क्योंकि स्किन टेम्परिंग का इनिशियल फेज पूरा हो चुका था, अब वो एपर्चर एक्टिवेशन की कोशिश करने के लिए रेडी था। उसने उसको उसके सबसे नए बेस्ट रिसर्च से निकाले मेथड में सिखाने का ऑफर दिया। मैट पर ही आराम से पलाथी मारकर बैठते हुए उसने ध्यान से बेसिक रूल्स बताना शुरू किया। उसने समझाया कि इंसानी बॉडी में 366 एपर्चर्स होते हैं,
छोटे, तोड़ने में मुश्किल एनर्जी नोड्स। ब्लड टेम्परिंग डिसिप्लिन के रूल्स के बेसिस पर दिल के सबसे करीब 4 एपर्चर, जो ज़रूरी सेंटर के पास होने के लिए जाने जाते हैं, इनिशियल एक्टिवेशन के लिए सबसे कम रेजिस्टेंस देते थे। उसके केयरफुल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए लिन ज़िचिन ने अपनी नही की और तेज़ खून को अंदर की तरफ धकेल दिया। हर 1 सेकंड में 10 बार इन स्पेसिफिक सेफ स्पॉट्स पर अटैक करने की कोशिश की। उसके चेस्ट बोन के पीछे एक गहरा डिसअपॉइंटिंग प्रेशर बना। फिर भी गुस्से में आकर उसने अपनी आंखें खोल दी। तेज कोशिश से सिर्फ धड़कता हुआ सिरदर्द मिला। उसने एनर्जी ब्लॉक्स को तोड़ने में पूरी तरह से फेल होने को पहचाना। उसकी क्लियर डिसअपॉइंटमेंट देखकर सॉन्ग युयान ने तुरंत तसल्ली दी। हल्के से ये गेस किया कि या तो उसकी करंट फिजिकल पावर अभी भी कम थी या शायद उसकी नई डेवलप हुई टेक्निक के लिए और इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। अब सीन लू फैमिली के एंसेस्टर्स के घर के नीचे अंधेरे बेसमेंट की हैवी रुकी हुई हवा की तरफ शिफ्ट होता है। वो अंडरग्राउंड जगह ठंडी थी, जिसमें हल्की सी फंगस लगी मिट्टी और पुराने पत्थर की स्मेल आ रही थी। लिू चुआनवू एक विशाल, बड़े तरीके से कार्व्ड पुराने ब्रॉन्ज के कॉफिन ताबूत के सामने खड़ा था। उसकी डल मेटल सरफेस ऊपर लटके हुए एक इलेक्ट्रिक लैंप की वीक फ्लिकरिंग लाइट को एब्जॉर्ब कर रही थी। उसने एक्साइटमेंट से वहां रहने वाले पवेलियन मास्टर को बताया कि एक ऐसा टैलेंटेड बंदा मिल गया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, एक ऐसा जिससे उसे उम्मीद थी कि वो प्योर ब्लड ह्यूमन लीनिएज के रास्ते से अपने एपर्चर्स को अनलॉक करने में सक्सीड होगा। लिू चुआनवू ने प्रॉमिस किया कि मास्टर जल्दी ही इस स्टूडेंट की रोज की शी और ब्लड सप्लाई से लाइफ फोर्स ले पाएंगी, जिससे उसको उस रिस्ट्रिक्टेड बोझ डालने वाले कॉफिन के अंदर कैद रहने का दर्द झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लंबे, पेनफुल, गहरे सन्नाटे साइलेंस के बाद फाइनली कॉफिन के अंदर से एक हल्की ड्राई स्क्रैच की आवाज आई। लिू चुआनवू का फेस वरीड और बहुत थका हुआ हो गया। जवाब देने में इतनी ज्यादा देर ने उसको ये हिंट दिया कि सिर्फ बात करने के लिए जरूरी एनर्जी इकट्ठा करने में मास्टर की बची हुई शक्ति का पूरा 1 दिन लग गया था। ब्रॉन्ज बॉक्स से कई कदम दूर हटते हुए पवेलियन मास्टर के कंटिन्यूअस वरीसम गिरावट के बारे में उसकी चिंता का हैवी वेट बढ़ गया। उसने बहुत जोर से चाहा कि लिन ज़िचिन उसके पूरी तरह से मरने से पहले एक हाई लेवल क्रीचर बन जाए, जो उनके जनरेशन टू जनरेशन के राज को अपने साथ ले जा रही थी। लिन ज़िचिन अपने शेयर्ड कंफर्टेबल लेकिन सिंपल घर लौट आया। ग्रोसरी बैग्स के प्लास्टिक हैंडल उसकी उंगलियों में हल्का सा कट कर रहे थे। उसने जल्दी से एक कंफर्टेबल खाना बनाने का प्लान बताया, होप कि वो स्पार से बचे हुए स्ट्रेस को दूर कर देगा। शेनिंगहैन ने उसको दरवाजे पर ही रोक लिया, एक सीरियस, फोकस्ड एटीट्यूड रखा। उसने बोला कि उसके पास अभी बात करने के लिए कुछ जरूरी मैटर है और उसको छोटे काउच की तरफ इशारा किया। उसने उसको बताया कि मो डोंगजी, उसका मास्टर, चाहते हैं कि उसका जीन फ्यूजन का प्रोसेस टाइम से पहले शुरू किया जाए। उसके मास्टर ने स्पेशली गहरे नीले जेलीफिश का जीन चुना था, ये बोलते हुए कि उसके खास फीचर्स उसके करंट एवोल्यूशन स्टेज के लिए ठीक हैं। लिन ज़िचिन रुक गया, दिमाग में उस अजीब घंटी जैसी शेप के ऑर्गेनिज्म की इमेज बना रहा था। वो तुरंत जान गया कि भले ही आम गहरे नीले जेलीफिश एक लो लेवल क्रीचर से रिलेटेड थी, स्पेसिफिक जेलीफिश किंग वेरिएशन में जल्दी से एक बेटर इवॉल्व स्टेट तक पहुंचने की रेयर एबिलिटी थी। इसका मेन बेनिफिट उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पावर में था, जो सेम रैंक के दूसरे क्रीचर से कहीं ज्यादा अच्छी थी। लिन ज़िचिन ने एक पल का कैलकुलेशन करने के बाद कंफर्म किया कि ये प्रपोजल फंडामेंटली सही लग रहा था। फिर शेनिंगहैन ने अपना मेन टेंशन बताया। उसकी आवाज़ डर की विस्पर में कम हो गई। उसने समझाया कि जो मटेरियल उसका मास्टर यूज़ करना चाहते थे वो कोई नॉर्मल, आसानी से मिलने वाला जीन नहीं था, बल्कि स्पेसिफिकली पावरफुल, बहुत अच्छे से बनाया गया जेलीफिश किंग जीन था। उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि उसका बेसिकली कमज़ोर फिजिकल स्ट्रक्चर इतने हाई ग्रेड जेनेटिक इनपुट को झेल नहीं पाएगा, जिससे शायद भयानक, ठीक न होने वाला म्यूटेशन हो सकता है। ये सुनकर लिन ज़िचिन को शॉक लगा। वो जानता था कि एक अकेला जेलीफिश किंग जीन सैंपल मिलने में कितनी रैरिटी है और उसका कितना ज़्यादा प्राइस है। मो डोंगजी को टेंशन लिए बिना पैसे उड़ाते हुए इमेजिन करके थोड़ी देर के लिए तेज जलन की एक लहर उठी, जिसे उसने तुरंत रोक दिया। उस फीलिंग को दूर करते हुए उसने शेनिंगहैन को हल्के से कंफर्ट दिया। उसका हाथ उसके नरम बालों को अश्योर करने के लिए टैप करने उठा। उसने उसको भरोसा दिया कि जेलीफिश टाइप के क्रीचर्स इंसानी फॉर्म के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं, जिसमें रिजेक्ट होने का रिस्क बहुत कम होता है। इसके अलावा उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई 21% कंपैटिबिलिटी रेटिंग इस बात की गारंटी देती थी कि एक हाई लेवल बीस्ट जीन को जोड़ना उसकी लाइफ के लिए कोई बड़ा डेंजर नहीं था। फिर शेनिंगहैन ने आगे के बुरे साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछा। लिन ज़िचिन ने होने वाले रिजल्ट साफ साफ बता दिए। नेचुरल फर्टिलिटी, क्षमता खो जाना और बीस्ट टाइप जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स दिखना। उसने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और उसे याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही उसके ओवा फ्रीज कर दिए थे, तो आगे वो बायोलॉजिकल बच्चे पैदा कर सकते हैं।
अपने हाथ एक साथ मिलाते हुए उसने बताया कि नए जीन्स को ध्यान से थोड़ा डॉर्मेंट करने से बीस्ट के दिखने वाले फीचर्स को लोगों से छुपाया जा सकता है। उसने उसकी सैडनेस कम करने की ट्राई की और हल्का सा स्माइल करते हुए इशारा किया कि कैट जैसे नरम कान या एक प्यारी फॉक्स टेल जैसे फीचर्स अक्सर लोगों को पसंद आते हैं, वो खराब नहीं है। उसकी ट्राई काम आई और उसका मूड काफी बेहतर हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने उसे देखते हुए कहा कि जेलीफिश किंग उसको कौन से फीचर्स देगा, खासकर ये सोचते हुए कि क्या वो सच में और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी। अपने फोन की स्क्रीन पर गहरे नीले जेलीफिश की फोटो एक्साइटमेंट से दिखाते हुए उसने लिन जिचिन से उसकी ब्यूटी पर ओपिनियन मांगा। उसने अपना सर उसके बहुत पास झुकाया, इतना कि वो उसकी शर्ट से आती हुई ट्रेनिंग रूम के एंटीसेप्टिक की हल्की सी खुशबू स्मेल कर सकी। उसके गाल हल्के पिंक हो गए। उसने नरम आवाज में जवाब दिया कि जेलीफिश अपने अजीब तरीके से ब्यूटीफुल तो थी, लेकिन उसकी ब्यूटी तुम्हारी ब्यूटी के पास भी नहीं आती है। कन्वर्सेशन वापस लॉजिस्टिक्स काम की बातों पर पलट गई। शिनचिंग हान ने उसे बताया कि उसके मास्टर ने खुद उस क्रीचर का वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया था, हजारों मीटर डीप ठंडे पानी में उतरकर, बिना किसी आर्मर या सबमर्सिबल के। लिन जिचिन ने मन ही मन कैलकुलेट किया कि इतने बड़े प्रेशर को सहने के लिए उसके मास्टर की बॉडी कम से कम रेयर क्लासिफिकेशन तक पहुंच चुकी होगी। शिनचिंग हान ने सच में डाउट दिखाया कि क्या वो कभी इतने हाई एवोल्यूशन लेवल तक पहुंच पाएगी। लिन जिचिन ने उसकी टेंशन को पक्की तौर पर रिजेक्ट कर दिया। कॉन्फिडेंस से कहा कि उसकी 21% जेनेटिक कंपैटिबिलिटी देखते हुए रेयर या शायद एपिक टियर तक पहुंचना उसके लिए पूरी तरह से पॉसिबल है, अगर रिसोर्सेज काफ़ी हों। एक सच्ची सोच रखते हुए शिनचिंग हान ने जवाब दिया कि कंपैटिबिलिटी सिर्फ एक अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज, पिल्स, खास ट्रेनिंग और एनर्जी कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब उसने उसकी प्रैक्टिकल टेंशन सुनी तो लिन जिचिन ने एक पक्का थम्स अप दिया और एक हार्टफेल्ट प्रॉमिस किया। उसने उससे कहा कि रिसोर्स लेने की सारी टेंशन छोड़ दे और भरोसा दिलाया कि वो बहुत मेहनत करेगा, अपनी हर स्किल का यूज़ करेगा ताकि ज़रूरी फंड्स जमा कर सके और उसके आगे बढ़ने के लिए सब कुछ दे सके। इस अच्छे प्रॉमिस से वो बहुत खुश हुई। उसका एटीट्यूड बदल गया और सीरियस टेंशन हल्का और ज़्यादा फ्लर्टेशियस, यहाँ तक कि टीजिंग वाला बन गया। बेड के किनारे घुटने टेक कर उसने मजाक में कहा कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नए अमीर स्पॉन्सर का अच्छे से मनोरंजन करे। 2 अलग अलग थाई हाई स्टॉकिंग्स, एक काली एक सफ़ेद, पकड़ते हुए उसने अपनी गर्दन पर हल्का सा ब्लश दिखाते हुए पूछा कि उसको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है। लिनिच ने तुरंत जवाब दिया कि उसको दोनों ऑप्शंस इक्वली अच्छे लगे क्योंकि उसको वो कॉन्ट्रास्ट एक्साइटिंग लगा। उसकी पसंद पूरी करने के लिए उसने एक पैर में काला स्टॉकिंग और दूसरे पैर में सफ़ेद स्टॉकिंग पहना, कपड़े को अपनी स्किन पर टाइट खींचा। इस अलग तरीके की पेयरिंग को देखते हुए लिन जिचिन ने मन ही मन सोचा कि भले ही ये थोड़ा अनयूजुअल था, ये एक ऐसा सीन था जिसे वो पूरी तरह से अप्रिशिएट कर सकता था और आगे के लिए एक्साइटेड था।